आपका मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर्स में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वीक के करंट अफेयर्स की इन सिंपल एमसीक्यू फॉर्मेट। जैसा कि एक प्रोबेबल क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम में आता है, हेल्प मिलती है आपको, एक टच मिलता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाला है। तो हम पहले शुरुआत करेंगे अपॉइंटमेंट के साथ। देख लेते हैं इस महीने कौन कौन सी अपॉइंटमेंट हुई है इस वीक। तो रिसेंटली जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, ये जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट की, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज एन मतलब चेयरपर्सन रहेंगी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस में इनको अपॉइंट किया गया है। तो वो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इनको एज एन चेयरमैन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस के लिए 2 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है। किसको? जस्टिस प्रतिभा एम सिंह को। तो ये किया गया है विपो के अंदर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अंदर इनको एज एन चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस 2 साल के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। नाम है जस्टिस प्रतिभा एम सिंह। नाम याद रखना है, किस ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया गया वो याद रखना है, और एज चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया या मेंबर अपॉइंट किया गया, और टेन्योर कितना, बस। ठीक है। और ये इसी के साथ साथ एक अचीवमेंट हुई है कि इन्होंने पहली इंडियन और पहली एशिया की पर्सन बन गई है जो इसको चेयर करेंगे विपो को। ठीक है। विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर। जो प्रमोट करती है प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ग्लोबली। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये थोड़ा डिटेल दिया हुआ है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ इसके पीडीएफ में डालूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको करंट भी पता चलेगा, साथ ही साथ जो स्टैटिक से भी कई बार क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको साथ साथ में यहाँ पे मिल रहा है। और इंडिया भी किसका मेंबर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फर्स्ट एशियन, पहली बार कोई एशियन चेयर करेगा किसको? आईयूसीएन की स्पेशल सर्विस सर्वाइवल कमीशन को। आईयूसीएन के अंदर ये एसएससी है, सर्वाइवल कमीशन का के लिए एक मतलब कमीशन है स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए आईयूसीएन के अंदर। तो उसको पहली बार कोई एशियन चेयर करेगा और उसका टेन्योर होगा 2025 से लेकर 29 तक, मतलब लगभग लगभग 5 साल का। ठीक है। तो वो इसको चेयर करने वाले कौन रहेंगे? ये होंगे विवेक मेनन। अभी विवेक मेनन है कौन? ये कंजर्वेशनिस्ट है, और दूसरा ये जो अपना वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ना, उसके फाउंडर है। ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है और ये इसके फाउंडर है, वाइल्ड लाइफ WTI इंडिया के। ठीक है। तो इसको चेयर करने वाले पहले एशियन रहेंगे किसको? आईयूसीएन के SSC स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन को चेयर करने वाले। 4 साल का इतना टेन्योर रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्कीम से रिलेटेड क्या क्या न्यूज में था, इनिशिएटिव्स क्या न्यूज में थे। स्कीम में देख लेते हैं, which Indian state become the first to implement a comprehensive menstrual leave policy covering both गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर इन 2026? मतलब 2026 के अंदर ये पॉलिसी आने वाली है उस स्टेट के अंदर, गवर्नमेंट सर्विसेज में भी प्राइवेट सर्विसेज में। किससे रिलेटेड? मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, मतलब वुमेन के लिए जो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी होती है उसके लिए ये पहली बार पॉलिसी आने वाली है। किस स्टेट के अंदर? ये आने वाली है कर्नाटक के अंदर। ठीक है। तो इसके अंदर हर मंथ एक लीव दी जाएगी वुमेन को विदाउट एनी पे कट। ठीक है। ये पॉलिसी वहां पे कर्नाटक में आने वाली है, दोनों गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में भी। तो साल का कितना होगा टोटल? 12 लीव अलाउड रहेंगे पर मंथ के हिसाब से एक। अब वो डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, पर वो पेड होगी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वी राइज इनिशिएटिव, न्यूज में था वी राइज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का नाम आपको पता होना चाहिए। पर्पज क्या है इसका? पर्पज है एम्पावर करना वुमेन, औरतों को इन MSME सेक्टर। MSME सेक्टर में वुमेन को एम्पावर करने के लिए वी राइज इनिशिएटिव का लॉन्च किया गया है। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको किया गया नीति आयोग के वुमेन इंटरप्रेन्योर्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर DP वर्ल्ड ने। DP वर्ल्ड कहाँ पे है? ये अपना, ये क्या बोलते हैं इसको, दुबई के अंदर है। ठीक है। तो वहां पे मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए 100 हाई पोटेंशियल वुमेन लेड MSMEs को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। वी राइज इनिशिएटिव वुमेन एम्पावरमेंट के लिए नीति आयोग के वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म प्लस DP वर्ल्ड के द्वारा। ठीक है। वहां पे जो भारत का मार्ट लगता है वहां पे ये दुबई के अंदर जेबल अली फ्री जोन में, वहां पे हम प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हैं। ठीक है। 100 हाई पोटेंशियल वुमेन MSMEs के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अवार्ड्स में क्या कहता है। अवार्ड्स में देखें तो पहला अवार्ड है ब्रिटिश अकेडमी का बुक प्राइज। ठीक है।
ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 2025 को किन को दिया गया है? ब्रिटिश अकेडमी का बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, पूरे ग्लोबल कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए दिया गया है। तो इनका नाम है सुनील अमृत जी। ठीक है। अब क्यों दिया गया है भाई? ग्लोब के किस तरह के कल्चर को अंडरस्टैंड किया कि जब ब्रिटिश अकेडमी ने इनको बुक प्राइज दिया, तो इन्होंने जो इनकी बुक थी ना, बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ लास्ट 500 ईयर, जो 500 ईयर्स के लास्ट 500 साल में जो एनवायरमेंटल चेंजेस आए हैं, तो उस पे इन्होंने बुक लिखी है द बर्निंग अर्थ। तो उस बुक में इन्होंने सारा कुछ जो ग्लोबली कल्चर, मतलब जो कल्चर को अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटीग्रेट करके इन्होंने दिखाया है, क्या इम्पैक्ट्स हुए हैं उसके कल्चर पे, तो वो सब इस बुक के अंदर आता है। तो उसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ब्रिटिश अकेडमी का बुक प्राइज, सुनील अमृत जी को। ठीक है। बुक का नाम आपको पता होना चाहिए और पर्सनैलिटी का आपको नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है सखरोव प्राइज। अब ये प्राइज किस लिए मिलता है? प्राइज प्राइज मिलता है फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए। ठीक है। सखरोव प्राइज फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए मिलता है। अब रिसेंटली जो ये मिला है, ज्वाइंटली मिला है, 2 पर्सन को एक साथ दिया गया है फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए सखरोव प्राइज। मतलब ये क्वेश्चन कई बार आया था कि सखरोव प्राइज मतलब किस चीज के लिए दिया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। सखरोव प्राइज इज अवार्डेड फॉर, अब 4-5 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए। ठीक है। तो वो भी आपको बताना चाहिए। अब ये दिया गया है 2 पर्सनैलिटी को ज्वाइंटली। ठीक है। वो 2 पर्सनैलिटी है, एंड्रेज पॉक्जोबॉट एंड मेजिया एम एमोग्लो बैली। ठीक है। इन 2 पर्सनालिटीज को प्रोनाउंस आप कर लेना। इन 2 पर्सनालिटी को जॉइंटली अवार्ड किया गया है सखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट। अब देख लेते हैं ये मतलब प्राइज क्या है, ये पर्सनालिटी करती क्या है, अभी इनका जो स्टेटस है वो क्या है। ठीक है। इस प्राइज को अवार्ड किया जाता है यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है। सखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए। ठीक है। ये करेज दिखाने के लिए, डिफेंड करने के लिए प्रेस फ्रीडम और ह्यूमन राइट के, जबकि वो दोनों के दोनों जेल के अंदर बंद है। उन्होंने फिर भी इतना करेज दिखाया, प्रेस को डिफेंड किया है, ह्यूमन राइट्स को डिफेंड किया प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनको ये इम्प्रिजन होते हुए, तो इनके लिए उन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। अब देख लेते हैं ये पर्सनालिटी है अपने, एंड्रेज पॉक्जोबाट जो बेलारूस से बिलोंग करते हैं, और जो ये जिया एमलो बोलीफोर ये जॉर्जिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है। यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा इसको दिया जाता है। प्राइज मनी होती है 50,000 यूरोज। नेक्स्ट आ जाते हैं, आज ही की न्यूज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिसेंटली ऑनर किया गया 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड के द्वारा। ठीक है। कौन देता है? ग्लोबल फाइनेंस देता है 2025 के अवार्ड जनवरी में। तो 2 अवार्ड मिले हैं एसबीआई को। वो कौन कौन से अवार्ड है? पहला तो ये वर्ल्ड का पहला बेस्ट कंज्यूमर बैंक बना है 2025 में, वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025। और इंडिया का तो है ही है हमेशा से, तो वो भी अवार्ड को साथ साथ मिला, बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025। ठीक है। इंडिया का 2025 का बेस्ट बैंक और वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक। ठीक है। ये अवार्ड दोनों एसबीआई को रिसेंटली अवार्ड किया गया है। कई बार एग्जामिनर क्या होगा कि ये अवार्ड किस बैंक को दिए गए हैं, ये बोलेगा कि वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक, बेस्ट बैंक इन इंडिया, तो ये अवार्ड दिया गया है एसबीआई को। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ठीक है। नोट डाउन करते रहना। और ये कहाँ पे मिला है? आईएमएफ वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक की जो मीटिंग होती है, अवार्ड सेरेमनी, वहां पे इनको दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड क्या क्या है। सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली काफिला सिस्टम को अबॉलिश कर दिया है। तो ये काफिला सिस्टम है क्या? काफिल सिस्टम जो बोलते हैं, जिसको स्पॉन्सरशिप सिस्टम बोलते हैं, ये है क्या? इसमें क्या होता है कि जैसे जो माइग्रेंट लेबर्स आते हैं ना, वो जो जुड़े रहते हैं, उनका जो लीगल स्टेटस है वो जुड़ा रहता है जो एम्प्लॉयर जो स्पॉन्सर करता है उनको। जैसे मैं, मान लो कि मैं एक स्पॉन्सर हूँ, अब 4-5 लोगों को मैं इकट्ठा करता हूँ कि मैं तुमको दुबई में जॉब दिलाऊंगा, मिडिल ईस्ट में जाकर जॉब दिलाऊंगा, सब मेरे थ्रू जाएंगे, तो मैं सबका पासपोर्ट रख लूंगा। तो वो लोग ना तो अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं मुझे पूछे, ना वो वहां से बाहर जा सकते हैं, ना ही वो एग्जिट कर सकते हैं। तो एक तरीके से वो मेरे 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 अधीन काम कर रहे हैं। तो इस सब को मतलब जो एम्प्लॉय मतलब जो लेबर यूनियन में रिफॉर्म्स लाने के 2030 जो विजन है वहां का, तो इसलिए सऊदी अरेबिया ने इसको अबॉलिश कर दिया है। ठीक है। स्पॉन्सरशिप सिस्टम को, लीगल स्टेटस जो उनको बंद हो जाता था उसका। नेक्स्ट देख लेते हैं नेशनल न्यूज से रिलेटेड क्या है। फसाई ने रिसेंटली बैन किया गया यूज ऑफ टर्म ओआरएस। ओआरएस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ऑन फूड एंड बीवरेज प्रोडक्ट्स पे। क्यों बैन किया? क्योंकि ये इसमें एक परफेक्ट रेशियो होता है ओआरएस के अंदर, ओरल रिहाइड्रेटिंग सब्सटेंट होता है ये। तो इसमें क्या होता है, एक परफेक्ट रेशियो होता है जिसके मेडिकल यूज में जिसको लिया जाता है। ठीक है। रिहाइड्रेशन के लिए। तो वो डब्ल्यूएचओ की एक रिकमेंडेड रेशियो रहता है, उसी के बेस पे इसको मेडिकल पर्पज में यूज किया जा सकता है। पर क्या होता है, जो अपने ये
इंडिया में जितने मार्केटिंग कंपनी होती है, फूड फूड प्रोडक्ट्स वगैरह, बेवरेज प्रोडक्ट वगैरह बेचती है, वो भी ये टैग लगा देती है। तो ये क्या है कि लीगल तरीका नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उनको बैन कर दिया है। ठीक है। मेन रीजन क्या था कि टू प्रिवेंट मिसलीडिंग यूज ऑफ ORS फॉर नॉन मेडिकल प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। ORS क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है। दरबार मूव रिसेंटली टर्म न्यूज में थी। अब ये दरबार मूव क्या है? दरबार मूव क्या है? ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक मूव है। इसमें क्या किया जाता है कि जो कैपिटल है ना जम्मू एंड कश्मीर की, वो स्विच की जाती है विंटर समर के अकॉर्डिंग। जैसे जम्मू नीचे पड़ता है, श्रीनगर ऊपर पड़ता है। तो विंटर के टाइम में जम्मू में कैपिटल स्विच कर दी जाती है ताकि ज़्यादा ठंडा फील ना हो। और गर्मी के टाइम में श्रीनगर की तरफ शिफ्ट कर दी जाती है, जिससे का बैलेंस बना रहता है वहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी होती है, साथ ही साथ एक तरीके से जो मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सर्दी गर्मी की वजह से, उसमें भी कन्वीनियंस रहता है। ठीक है। तो ये कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दरबार में। ट्रांसफरिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर एवरी 6 मंथ। ठीक है। 6 महीने ऊपर 6 महीने इधर। ये 1872 में जो महाराजा रणवीर सिंह ने डोगरा रूल तब स्टार्ट हुआ है। लास्ट टाइम इसको बंद कर दिया जाएगा क्योंकि इसमें बहुत पैसा खर्चा हो जाता था, 200 करोड़ का एनुअली। तो इसलिए इसको बंद किया था 2021 में। अब 2025 में फिर से इसको शुरू कर दिया गया रीजनल बैलेंस बनाने के लिए और हेरिटेज कंटिन्यूटी के लिए। डिफेंस से रिलेटेड क्या क्या न्यूज में देख लेते हैं। 2025 के अंदर एक ग्लोबल रैंकिंग रिलीज की गई है, किसकी? इंडियन एयरफोर्स की, इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी कितनी है और टोटल स्ट्रेंथ। मतलब इसकी दो रैंक आई है, एक तो कैपेबिलिटी को लेकर रैंक रिलीज की गई है। रिलीज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन भी अलग है और रैंक्स भी अलग अलग आई हैं। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स की तो पावर कैपेबिलिटी को लेकर इसकी रैंक है थर्ड। कितना कैपेबिलिटी है, कितना पावर, पावर कितनी है इसके पास। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के पास। तो वो थर्ड रैंक आई है। ये रैंक को रिलीज करने वाला WDDMA है। ठीक है। और फोर्थ रैंक आई है स्ट्रेंथ को लेके। ठीक है। और इन दोनों ही रैंकिंग के अंदर यूएस से सबसे टॉप पे है। तो इंडिया की रैंक पावर कैपेबिलिटी में थर्ड और स्ट्रेंथ को लेके फोर्थ। देख लेते हैं थोड़ा। WDMA जो रैंक रिलीज की है, वर्ल्ड डायरेक्टिव मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट में थर्ड रैंक आई है। ओवरऑल एयर पावर को लेकर चाइना से हम इसमें आगे चले गए, मतलब जैसे हम फोर्थ थे ना टोटल, जो फायर पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग, जो चाइना से पीछे थे, अब हम जिसमें चाइना से आगे चले गए। तो टॉप बिग, लेकिन दोनों में क्या है? यूएस से। ठीक है। जो यूएस से, रसिया, जो चाइना है ना इसमें फायर पावर इंडेक्स में तीसरे नंबर पर, चौथे पे इंडिया है। बट जो कैपेबिलिटी को लेके है उसमें चाइना पीछे चला गया, इंडिया आगे चला गया। बस ऐसा पता होना चाहिए आपको। की टेकअवे अगर देखना चाहे, इंडिया थर्ड है इस कैपेबिलिटी में, इसकी रिपोर्ट क्या करें, WDMA की रिपोर्ट क्या करें। और फोर्थ है ग्लोबल फायर पावर में फ्लीट साइज के बेसिस। ठीक है। और यूएसए दोनों में टॉप पे। INS माहे रिसेंटली इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी के अंदर। तो ये किस तरीके का वेसल है और साथ ही साथ इसने किसने बनाया गया है? तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है और दूसरा सेलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है, ESW। और SWC इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में कई बार एग्जाम में लिखा जाता है, तो उस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो इसको बना बना कौन रहा है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। ये पहला है, 8 ऐसे बनाए जाएंगे इंडियन नेवी के लिए। ठीक है। और डीजल इंजन बेस्ड है, जेट प्रोपल्शन सिस्टम इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। केरला के अंदर अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें फोर्ट कोची और वेपन आइलैंड को कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है। जो मेन लैंड को आइलैंड से कनेक्ट किया जाएगा, वेपन आइलैंड और फोर्ट कोची जो मेन लैंड में पड़ता है उसको कनेक्ट किया जाएगा केरला के अंदर। तो ठीक है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स चार दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट, डायरेक्टली करेक्ट पे बात करते हैं। इट एम टू रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन फोर्ट कोची एंड वेपन फॉर 16 किलोमीटर टू 3 किलोमीटर। जो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस था, घूम घूम के जाना पड़ता था, उसको डायरेक्टली 3 किलोमीटर में बदल दिया जाएगा, ताकि एक टनल के थ्रू। टनल कैसी है देख लेते हैं। इस तरीके का कुछ टनल है। ठीक है। 2 घंटे का एक टाइम बच जाएगा कनेक्टिविटी को लेकर। ठीक है। एनवायरमेंट में सौर्यवन यूज में था। सौर्यवन क्या है? ये राजस्थान के जैसलमेर के अंदर बनाया जाएगा। अब सौर्यवन ये किस तरीके का, मतलब क्या है? ये कैक्टिकम बोटेनिकल गार्डन बनाया जाएगा जैसलमेर राजस्थान के अंदर। ठीक है। तो ये इंडियन आर्मी के मतलब सिंबल ऑफ वेलर एंड एनवायरमेंटल रेजिलेंस को दिखाता है, जिसमें इकोलॉजी को मिक्स कर दिया है मिलिट्री हेरिटेज के साथ। ठीक है। मतलब जैसे कैक्ची वगैरह सब होगा के वहाँ पर ग्रीनरी भी बनाई जाएगी और दिखाया जाएगा कैसे वो पेड़ पौधे ऐसी वाटर स्केर्स कंडीशन में कैसे उग पाते हैं। नेक्स्ट, ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो आंध्र प्रदेश के अंदर बनने जा रहा है। उसका पर्पज क्या? अब आंध्र प्रदेश का कोस्टल स्टेट, तो वहां पे क्या होगा? ग्रेट ग्रीन मतलब ये
ग्रीनरी मतलब पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जिसके थ्रू बे ऑफ बंगाल कोस्ट पे तो क्लाइमेट इम्पैक्ट को मिटिगेट किया जा सके। ठीक है, ये इसका मेन पर्पज है, जैसे सुनामी वगैरह से बचाया जा सके, बाकी इरोजन वगैरह से बचाया जा सके, तो इसके लिए इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, कोस्टल एरिया में 1,000 किलोमीटर लॉन्ग और 5 किलोमीटर वाइड बेल्ट को बनाया जाएगा। स्पीसीज कौन कौन सी न्यूज में थी वो भी देख लेते हैं। रिसेंटली आईयूसीएन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज के नाम से, तो उसके अंदर जो टाइगर है ना उसका किस कैटेगरी में इसको रखा गया है। आईयूसीएन की ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर टाइगर को किस कैटेगरी में रखा गया है। तो उन्होंने बोला कि ये क्रिटिकली डेप्लेट हो गया, मतलब जैसे पहले जो इसकी रेंज थी मतलब कितने कंट्रीज के अंदर ये पाया जाता था, अब ये उतना रिकवर नहीं कर पाया है। ठीक है, पहले ये कुछ 50-60 कंट्रीज के अंदर पाया जाता, अब 10-12 कंट्री में सिमट के रह गया है, तो इसकी रेंज कम हो गई है, तो ये क्रिटिकली डिप्लेट हो चुका है। जो अब उसकी पॉपुलेशन थी उस टाइम पे उतना उतना अभी रिकवर नहीं कर पाया, तो इसको क्रिटिकली डिप्लेटेड लिस्ट में रखा गया है अब। ठीक है, ये 14% तक ये अपना रिवाइव रिकवर कर पाया अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन, जो हिस्टोरिकल पॉपुलेशन थी उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्रिटिकली डिप्लेटेड, तो ये अलग आयुषन का जो स्टेटस है ना वो उस चीज से अलग है। ये रिकवरी को लेके कितना रिकवर कर पाया उस पॉपुलेशन से। ठीक है, और जो कंजर्वेशन में जो स्टेटस होता है वो अलग होता है। एक्सरसाइज कौन कौन सी कंडक्ट हुई थी देख लेते हैं। जेमैक्स एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। अब देखो जेमैक्स, सीधा सीधा समझ आ रहा है, जापान और इंडिया मैरी टाइम एक्सरसाइज खत्म। आईएनएस सह्याद्री इंडिया की तरफ से गया था इसमें। स्पोर्ट्स में क्या न्यूज में था, इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है सुल्तान ऑफ जोहर कप मलेशिया में जो कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, मलेशिया के अंदर कंडक्ट कराया गया है। सुल्तान ऑफ जोहर कप किस किस मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये होता है हॉकी के अंदर। ठीक है, तो इंडिया ने इसमें जीता है सिल्वर मेडल, ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, तो सिल्वर मेडल इंडिया ने इसमें जीता है। ज्योति सुरेखा वेनम ने रिसेंटली हिस्ट्री बना दी है आर्चरी वर्ल्ड कप में, फाइनल में 2025 में। किस मेडल को जीत के और क्या इनकी अचीवमेंट रही है ज्योति सुरेखा वेनम। तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कंपाउंड आर्चर में विन करेंगे इंडिविजुअल मेडल एट वर्ल्ड कप फाइनल में। ठीक है, कंपाउंड आर्चरी के अंदर इंडिविजुअल मेडल जीतने वाली वर्ल्ड कप फाइनल में ये पहली महिला बनी है इंडिया की तरफ से, ज्योति सुरेखा वेनम। कौन सा मेडल जीता है इन्होंने, जीता है ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट आ जाते हैं, टॉर्च बियरर होते हैं, जैसे कि विंटर ओलंपिक 2026 में शुरू होने वाले हैं, उनका वेन्यू कौन सा, मिलान कोर्टिना इटली के अंदर होने वाला है। ठीक है, 2026 के विंटर ओलंपिक, तो उसमें टॉर्च बियरर होते हैं। अब वो टॉर्च बियरर इंडिया की तरफ से कौन है, तो इंडिया की तरफ से अभिनव बिंद्रा जी को सिलेक्ट किया गया है 2026 के विंटर ओलंपिक जो इटली के अंदर होने वाले हैं। ठीक है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, इंडिविजुअल लेवल ओलंपिक के अंदर रह चुके हैं पहले। तो जो ये टॉर्च रेल होगी ये ग्रीस से स्टार्ट होगी, नवंबर 2025 में कंक्लूड होगी अपना मिलान इटली के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स में क्या क्या न्यूज में है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को लेकर रिस्क एंड रेजिलेंस इंडेक्स, मतलब जो ग्लोबली इन्वेस्टमेंट होती है उसको लेकर रिस्क और रेजिलेंस इंडेक्स आता है, तो उस रिलीज किया जाता है हेनले पार्टनर्स एंड अल्फा जियो के द्वारा। तो इंडिया का कितना रैंक है, तो इंडिया का रैंक रहा है 155। ठीक है, कितनी कंट्रीज में ये असेसमेंट की जाती है, 226 कंट्रीज में असेसमेंट की गई है। पैरामीटर्स क्या रहते हैं, जैसे पॉलिटिकली कितना स्टेबल है कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनोवेशन कैसा चल रहा है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कैसी है, तो उसके बेस पे कितना रिस्क है और कितना रेजिलेंट हो उसके बेस पे ये इंडेक्स निकलता है। ठीक है, इसमें टॉप इंडिया का रैंक 155 है, टॉप किया स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, और ये भी पता मुझे कौन रिलीज करता है, हेनले पार्टनर अल्फा जियो 2025। एक रिपोर्ट आई थी फ्यूचर फार्मिंग इन इंडिया, एआई प्लेबुक फॉर एग्रीकल्चर, मतलब एआई को इंटीग्रेट करना है फार्मिंग में। ये रिपोर्ट को कौन रिलीज किया है, इसको रिपोर्ट को रिलीज किया गया है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा। ठीक है, तो कोलैबोरेट किया साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और माइती के साथ। ठीक है, तो रिपोर्ट का टाइटल आपको मैं बता ही दिया, फ्यूचर फार्मिंग इंडिया एआई प्लेबुक फॉर एग्रीकल्चर। इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है, इम्पैक्ट एआई फ्रेमवर्क टू गाइड रेस्पॉन्सिबल स्केलेबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फार्मिंग। मतलब कैसे इम्पैक्ट एआई का मतलब है कि एआई का कैसे यूज किया जाए फार्मिंग के अंदर रेस्पॉन्सिबल वे में और स्केलेबल वे यूज में। ठीक है, पहला डीएनए बेस्ड एलिफेंट सेंसर हुआ है 2021-25 में, उसका मतलब सेंसस किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस स्टेट के अंदर है वाइल्ड एलिफेंट की, तो वो पाई गई कर्नाटक के अंदर, इसके बाद केरला, फिर थर्ड पे आसाम। और साथ ही साथ एक और अचीवमेंट आप देखेंगे तो
टोटल आपको पता मैं इन्फोग्राफिक में डाला ही हुआ हूँ, ये डेली शॉर्ट्स जो डालता हूँ मैं। 22,446 टोटल स्ट्रेंथ थी इसकी। ठीक है, इसके साथ साथ एक और अचीवमेंट है, जो वेस्टर्न घाट है ना, उसके अंदर लार्जेस्ट वाइल्ड रीजनल स्ट्रॉन्ग होल्ड मिला है 11,000, मतलब अराउंड अराउंड 50% इसी के अंदर पाया जाता है, वेस्टर्न घाट के अंदर। ठीक है, और कर्नाटक में सबसे ज्यादा उसमें। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट किया है 2025 का। तो इंडिया का ग्लोबल रैंक क्या है इस रिसोर्स असेसमेंट, मतलब फॉरेस्ट के कितने रिसोर्स किस कंट्री के पास है, उसका असेसमेंट किया गया था एफएओ के द्वारा। तो इंडिया का पोजीशन कितना है, कैसे ड्रॉप हुआ है, चेंज हुआ है, और गेन में भी क्या रैंक है। तो इंडिया का रैंक पिछले साल 10 था, तो अभी अब 9th हो गया है। ठीक है, और थर्ड गेन में थर्ड आया है, मतलब जो एनुअल फॉरेस्ट गेन होता है ना, कितना इंप्रूव एफोरेस्टेशन कितना अच्छा कर रहा है, कंजर्वेशन कितना अच्छा चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने गेन गेन जो हो रहा है उसका थर्ड रैंकिंग है, और टोटल फॉरेस्ट एरिया को लेकर 9th रैंकिंग है। इंडिया का लगभग लगभग 2% फॉरेस्ट एरिया है वर्ल्ड का। नेक्स्ट देख लेते हैं 2025 का जो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम है, जिसको रिलीज किया था हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। तो उसमें इंडिया का कितना रैंक रहा है, ये क्वेश्चन ये जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उसमें इंडिया का रैंक रहा है 128। हेरिटेज फाउंडेशन इसको रिलीज करता है। इकोनॉमिक फ्रीडम को लेके क्या स्टेटस है इंडिया में, मतलब कितना इकोनॉमिकली फ्रीडम, मतलब कितना फ्रीडम से हम इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा रिलीज किया था, 128वां रैंक है। और इसमें इंडिया मोस्टली अनफ्री है, मतलब कोई भी फ्री नहीं है। ठीक है, फ्रीडम से हम अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनॉग्रेशन किस किस चीज के हुए हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया है डिप्लॉय करने के लिए 3D नेटवर्क सर्वे वेसल, मतलब 3D वे में सर्वे करेगा ये व्हीकल। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, पर्पस होगा जो रोड पे जो जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं ना, उन सब का डेटा कलेक्ट करना, 3D रोड डेटा। ठीक है, डिफेक्ट्स को, जैसे पॉट होल्स वगैरह हो गए, टूटी हुई सड़क होंगी, डाइवर्जेंस वगैरह गलत बने होंगे, उन सबको 3D वे में उनका डेटा कलेक्ट करना, और बाद में उनको सबको इम्प्रूवमेंट लाना। ठीक है, बजरंग सेतु न्यूज में है। ये बजरंग सेतु कहाँ है भाई, ये ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बना है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर लक्ष्मण झूला के पास। और साथ ही साथ इसकी लेंथ भी पता होना चाहिए, 132 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर वाइड है। और ये गंगा रिवर इसके नीचे से बह रही है, वो सब दिखाई देता है। ठीक है, कौन सा सेतु, बजरंग सेतु नियर लक्ष्मण झूला उत्तराखंड, लेंथ 132 मीटर, गंगा रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से दिखाई देता है। नेक्स्ट बुक से रिलेटेड एक बुक रिलीज की गई थी, सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मैट्रिक फॉर नेशनल पावर एंड कंप्रिहेंसिव सिक्योरिटी। सिविल और मिलिट्री का फ्यूजन करके एक मैट्रिक नेशनल पावर एंड कंप्रिहेंसिव सिक्योरिटी। तो इस बुक को लिखा गया है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला के द्वारा, जो रिटायर्ड है अभी। ठीक है, इसमें दिखाया गया है, एम्फेसाइज किया गया है कि सिविल और मिलिट्री इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री रिसर्च को स्ट्रेंथन करते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में, और फ्यूचर रेडी नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने में। ठीक है, कैसे इनको इंटीग्रेट किया है सिविल और मिलिट्री इंस्टीट्यूशन को। प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इंडिया का लार्जेस्ट ओवरसीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बाय वैल्यू किस कंट्री के अंदर है, ये बनाया जा रहा है वैल्यू के बेस पे, मंगोलिया ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट मंगोलिया के अंदर। मंगोलिया कहाँ पे पड़ता है, ये इंडिया की इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू इन्वेस्ट किया जा रहा है वहाँ पे। 2028 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा, जिससे डिपेंडेंसी जो मंगोलिया की ना रशिया के ऊपर घट जाएगी। ठीक है, किन को लेके, पेट्रोल डीजल एलपीजी एविएशन फ्यूल को लेके। ये उसका कुछ ग्लिम्स से कैसे बनाया जा रहा है, अब देख लेते हैं। मैं मंगोलिया अपने यहाँ पे पड़ता है रशिया और चाइना के बीच में। ज्योग्राफी से रिलेटेड, फर्स्ट इंडियन टू स्केल 9 पीक्स अबव 8,000 मीटर एज ऑफ 2000, मतलब इंडिया का पहला आदमी कौन बना जिसने 8,000 से मीटर 9 पीक्स को चढ़ लिया, वो है भरत थमे नानी। ठीक है, एक और, ये वॉल्केनो न्यूज में था, किलाऊ वॉल्केनो। ये किस तरीके का वॉल्केनो है और किस कंट्री के अंदर पड़ता है, ये पड़ता है हवाई यूएसए के अंदर, और ये सील्ड वॉल्केनो है। वॉल्केनो का नाम, लोकेशन और किस तरीके का वॉल्केनो, बस क्वेश्चन खत्म। मैप में दिखा देता हूँ आपको, ये किलो वॉल्केनो यहाँ पे पड़ता है, ये यूएसए इधर साइड में होता है, ये तो ये बीच में होता है, मतलब ये पैसिफिक ओशन के अंदर, ये किलो वॉल्केनो ये हवाई के इस वाले पार्ट में पड़ता है। ठीक है, सील वॉल्केनो है और अपना काफी एक्टिव वॉल्केनो है। नेक्स्ट आ जाता है माउंट लेवोटोवी लाकी लाकी। अब ये वॉल्केनो किस कंट्री के अंदर है, ये पड़ता है इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड के अंदर। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेटो वॉल्केनो, वो सील वॉल्केनो था इससे पहले, किलो वॉल्केनो जो हवाई के अंदर था, और ये
स्ट्रेटोवोल्केनो है, ठीक है। अब ये डिफरेंस आपको पता ही होना चाहिए कि सी वोल्केनो किस तरीके का होता है, स्ट्रेटोवोल्केनो किस तरीके का होता है, किस किस चीज को लेकर इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। कौन सा वाला ज्यादा विस्कस होता है, कौन सा वाला कम विस्कस होता है। और ये ट्विन स्ट्रेटोवोल्केनो कैसे हो, जैसे क्योंकि इसमें दो वोल्केनो होते हैं, लाकी लाकी और पेरम्पन। ये फ्लोरेस आइलैंड के अंदर है, इंडोनेशिया। मैप में आप देख सकते हैं, माउंट लेवोटो भी लाकी लाकी इंडोनेशिया के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस रिलेटेड। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था पीएम बिरला साइंस सेंटर हैदराबाद के अंदर। तो ये किससे रिलेटेड है, ये अपना जो गगनयान मिशन लॉन्च होने वाला है ना, उससे रिलेटेड है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च होने वाली है, तो उसी का एक तरीके से एक प्रोटोटाइप बनाया गया 60 फीट टॉल HLVM 3 बी एम बिरला साइंस सेंटर हैदराबाद के अंदर, ठीक है। इस तरीके के दिखाई देता है। पहली बार कोरोनल मास इजेक्शन जो सन से इजेक्ट होते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन आया है कि उसने मून पे इम्पैक्ट किया है। अब इस किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है, जो चंद्रयान ऑर्बिटर, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था उसके अंदर इंस्टॉल्ड है ये इंस्ट्रूमेंट, जिसने इस इम्पैक्ट को, जो सन के कोरोनल मास इजेक्शन का इम्पैक्ट पड़ रहा है मून पे, उसको ऑब्जर्व किया है। तो ये किया गया है चेस 2 के द्वारा, चंद्रयान एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एक्सप्लोरर इंस्ट्रूमेंट है, किसके अंदर, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के अंदर इंस्टॉल है, उसने इसको ऑब्जर्व किया है कोरोनल मास इजेक्शन का इफेक्ट ऑन मून, सब मून पे, ठीक है। एक रिसेंटली एक और चीज न्यूज में थी, नैव फिट सामासीन। तो ये किस चीज से रिलेटेड है, ये पहली इंडिया की इंडिजिनियसली एंटीबायोटिक वैक्सीन फॉर ड्रग रेजिस्टेंट न्यूमोनिया के लिए बनाई गई है, ठीक है। इंडिया की पहली इंडिजीनियस एंटीबायोटिक फॉर ड्रग रेजिस्टेंट न्यूमोनिया के द्वारा बनाई गई है, नेफ नेफेट्रामोसिन, ठीक है। तो ये क्रिएट की गई थी वॉकहार्ट लिमिटेड विद सपोर्ट फ्रॉम बिराक बायोटेक इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के साथ में मिलके। और इसका ब्रांड नेम मैकनेफ नाम से बोला जाता है कि एफिकेसी काफी ज्यादा है, 10 क्रॉस और 8 क्रॉस हाई लंगर एक्सपोजर, जो अदर वैक्सीन के कंपेरिजन में, ठीक है। निमोनिया के लिए बनाई गई है, एंटी माइक्रो रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक है ये। नाम आपको पता होना चाहिए, और किस ब्रांड के अंदर बेचा जा रहा है, मैकनाफ के अंदर, ठीक है। इंडिया मतलब जो व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड क्वासाई मून, एक नया क्वासाई मून डिटेक्ट हुआ है अर्थ के पास 2025 में। उसका नाम क्या है, उसका नाम है 2025 PN7 अर्जुना, PN7 के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये PN स्टार्स 1 टेलीस्कोप हवाई के अंदर इंस्टॉल से इसको डिटेक्ट किया गया है, इसलिए PN आया है यहाँ पे पेन के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, क्वासाई मून क्या होते हैं, ये सन के अराउंड ही घूम रहे हैं, साथ ही अर्थ के साथ भी सिंक्रोनाइज होते हैं, तो दिखते हैं जैसे कि अर्थ के आसपास भी घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड घूमता हुआ दिखाई देता है, बट ये उसके ग्रेविटेशनल पुल से बाउंड नहीं है, जैसे कि मून बाउंड है अपना, ठीक है। तो क्वासाई मून है, नाम दिया गया है अर्जुना 2025 PN7। साथ ही साथ किसके साथ डिस्कवर किया गया, पेन स्टार्स टेलीस्कोप जो हवाई के अंदर इंस्टॉल किया गया। नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर से देख लेते हैं। रिसेंटली जो संगरेनी प्रिंट वॉशेबल ब्लैंकेट है ना जयपुर के, उनको जयपुर और अहमदाबाद रूट पे इंडियन रेलवेज के अंदर यूज किया जाएगा ब्लैंकेट के ऊपर। तो ये किस तरीके के ट्रेडिशनल जो संगरेनी प्रिंट है ना, किसके क्लॉथ पे किया जाता है, ये जनरली कॉटन क्लॉथ पे किया जाता है, साथ साथ सिल्क पे भी कई बार चलता है, पर जनरली कॉटन के ऊपर। इसमें क्या फ्लोरल टेक्स्ट, फ्लोरल वे से इसको प्रिंट किया जाता है, ठीक है। इस तरीके का दिखाया जाता है। इंडियन रेलवे जो अपने जयपुर अहमदाबाद रूट पे इसको लॉन्च किया गया, वॉशेबल ब्लैंकेट है, ठीक है। फेस्टिवल एक न्यूज में था, निंगोल चकोबा। तो किस स्टेट का ये फेस्टिवल है, ये मणिपुर के अंदर माइती जो कम्युनिटी है उसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये इस तरह के भाई दूज वाला फेस्टिवल है, निंगोल चकोबा। तो उसमें इनवाइट किया जाता है मैरिड वुमन को, वो आती है अपने भाई और माता पिता के घर पे, और ये फंक्शन साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। जोरे साहेब भी न्यूज में था। अब जोरे साहिब क्या है, ये क्या है, सेक्रेट फुटवेयर है गुरु गोविंद सिंह जी के और माता साहेब कौर जी के। तो इनको क्या हुआ, जो हरदीप सिंह पुरी तो फैमिली ने इनको दिल्ली सिख गुरुद्वारा का हैंड ओवर कर दिया है। तो वहाँ पे इनको मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर गुरुद्वारा मोती साहिब में इनको इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये गुरु चरण यात्रा होती है जो जो तख्त श्री पटना साहिब से इंसिडेंट की जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज कौन से, यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया गया है, डेट आपको पता होनी चाहिए, और इसका कौन सा एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया, 80वीं एनिवर्सरी, 1945 में इसको लॉन्च किया गया था।
मतलब इसको स्टार्ट किया गया यूनाइटेड नेशन को, और अब इसके 80 UN80 जो न्यूज में रहता है, तो 24 अक्टूबर को इसको ऑब्जर्व किया गया। थीम है बिल्डिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US। पहला एक्सट्रीम पॉवर्टी को से फ्री डिक्लेयर करने वाला स्टेट कौन सा बनने वाला है इंडिया के अंदर? वो बनने वाला केरला, 1 नवंबर से। मतलब लगभग लगभग वहाँ पे जो इनका पॉवर्टी इरेडिकेशन मिशन था वो लगभग लगभग कंप्लीट हो गया। अब 60,000 64 को आइडेंटिफाई किया गया था, 50,000 को रेड कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो उनकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेट है ना, वो पॉइंट में रह गया, 0.5 से 0.7% का लगभग लगभग। तो ये मेजर्स जो इन्होंने लिए, मेनली एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर को लेकर, उन्हीं का आउटकम है। तो ये कुछ न्यूज़ थे इस वीक के करंट अफेयर्स के, जो एक प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे आपके आने वाले एग्जाम में। मैं बस उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड करता हूँ जो एक क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। और नहीं आने को तो हजारों न्यूज आते हैं, एक वीडियो को लंबा 2-3 घंटे तक चला सकते हैं, वो मेरा मोटिव नहीं है। मोटिव वही है जो एग्जाम में आता है, वही आप लोगों तक पहुंचाना पहुंचाना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम फॉर्मेट के साथ। थैंक यू।